हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और हम पढ़ रहे हैं युद्ध से उपन्यास। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या, झूठा सच। तो ये दादा कामरेड भी है, दिव्या भी है, झूठा सच भी है, कब तक पुकारूं यशपाल का नहीं है। ये किसका है? रांगे राघव का। तो हमने याद किया है कब तक पुकारूं राघव। तो राघव आ जा रहा है ना, कब तक पुकारूं राघव। देखते हैं व्याख्या। दिए गए उपन्यासों में से कब तक पुकारूं उपन्यास यशपाल का नहीं, बल्कि यह रांगे राघव का उपन्यास है। और रांगे राघव का और उपन्यास देखिएगा आप लोग, विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा जीत गई, घरौंधा, लोई का ताना, लक्ष्मा की आंखें, मेरी भवभादा हरो, पंछी और आकाश, चीवर, राई और पर्वत, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन। शेष सभी यशपाल के उपन्यास है। अब यशपाल का देख लेते हैं कौन कौन है। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच। झूठा सच है जो 2 भागों में है। 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। ये सब है दादा कामरेड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ तथात खिला फूल किसके उपन्यास हैं? प्रेमचंद्र के, निराला के, दिनकर के, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। देखिए कितने बार आया हुआ क्वेश्चन ये है। तो ये किसका है ठेठ हिंदी का ठाठ? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है 1899 की है, और अध खिला फूल ये 1907 की है। देखते हैं व्याख्या। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी तथा अध खिला फूल 1907 ईस्वी। उपन्यास के लेखक अयोध्या सिंह हरिऔध जी हैं। फिर निराला के महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन हैं? अप्सरा, अलका, निरूपमा, कुल्ली भाट, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़। तो इतने हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। और जो काले कारनामे हैं इंद्र, और एक इंदुलेखा और चमेली, ये इनके 3 उपन्यास जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। इंदुलेखा, चमेली, काले कारनामे ये अपूर्ण उपन्यास इनके हैं। आगे देखते हैं, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निसहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, या इनमें से कोई नहीं। तो राधा कृष्णदास ने गोवध की समस्या का निवारण करने के लिए निसहाय हिंदू लिखा था। व्याख्या देखते हैं, राधा कृष्णदास के उपन्यास निसहाय हिंदू में गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु प्रयास किया गया है, जबकि भूतनाथ ये उपन्यास देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित है और ये अधूरा भी है। देवकीनंदन खत्री का जो भूतनाथ है ये अधूरा है, और इसको पूरा किसने किया है ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। और आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक लज्जाराम। आदर्श हिंदू लज्जाराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान। प्रेमाश्रम, निर्मला, सेवा सदन, गोदान। तो सेवा सदन कब की है? 1918 की है। और प्रेमाश्रम कब की है? प्रेमाश्रम 1922, सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, निर्मला 1927 और गोदान 1936 की है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। देखते हैं व्याख्या। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? सेवा सदन 1918 की, प्रेमाश्रम 1922 की, निर्मला 1927 की और गोदान 1936 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। ये कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? गोदान से, दिव्या से, आपका बंटी, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि
इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। उपर्युक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा से उद्धृत किया गया है और अन्य उपन्यास इनके इस प्रकार है। गोदान प्रेमचंद्र का है, दिव्या यशपाल का है और आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? बुध और समुद्र, झूठा सच, रंगभूमि, सूरज का सातवां घोड़ा। तो ये जो प्रेमचंद्र का है ये रंगभूमि प्रेमचंद्र का है और ये 1925 की है रंगभूमि। और बूंद और समुद्र किसका है? अमृतलाल नागर का है। झूठा सच यशपाल का है और सूरज का सातवां घोड़ा 1952 की है। ये किसकी है? ये धर्मवीर भारती की है। देखते हैं व्याख्या। रंगभूमि ये प्रेमचंद्र का है, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है, झूठा सच यशपाल का है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 की है। रंगभूमि ये चौगाने हस्ती का रूपांतरित है प्रेमचंद्र का। रंगभूमि 1925 रंगभूमि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र के इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो इसमें भी वही क्वेश्चन है। सबसे पहले आएगा सेवा सदन, फिर गबन तो 1931 की हो जा रही है। सेवा सदन 1918 की, रंगभूमि 1925 की, गबन 1931 की और कर्मभूमि 1932 की। तो ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इनका अनुक्रम। सेवा सदन 1918 की, रंगभूमि 1925 की, गबन 1931 की, कर्मभूमि 1932 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें देखिए बूंद और समुद्र सबसे पहले 1956 की है। बूंद और समुद्र 1956 की है। सुहाग के अनुपुर 1960 के है। अमृत और विष 1966 की है। मानस का हंस 1972 का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं। बूंद और समुद्र 1956 की, सुहाग के अनुपुर 1960 की। तो जैसे सुहाग 60, अमृत और विष 66। अमृत और विष देखिए, अमृत और विष के लिए छका रहे थे ना राक्षस देवताओं को, तो छका रहे थे तो 66 ऐसे याद किए करे हैं कि अमृत और विष जब मंथन हुआ था समुद्र में तो क्या कर रहे थे? ये छका रहे थे राक्षस लोग देवताओं को। तो हो जाएगा 1966 और मानस के हंस 1972 की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र और पुनर्वा। तो ऑप्शन नंबर डी पुनर्वा इनका नहीं है। ये पुनर्वा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है ना पुनर्वा। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। चित्रलेखा ये भी है, भगवती का चित्र बनाना है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर हम भगवती का दर्शन करने जाते हैं। भूले बिसरे चित्र, तो भूले बिसरे यानी चित्र बनाना है भगवती का, लेकिन भूले बिसरे चित्र बन रहा है। बन तो रहा है पर भूले बिसरे बन रहा है। और हम वहाँ दर्शन करने जाते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते से। और इनका है आखिरी दाव लगा देते हैं भगवती के चरण में जाने के लिए। हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाते हैं और आखिरी दाव लगा देते हैं, ऐसे याद किया है। देखते हैं व्याख्या। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम पतन, चित्रलेखा 3 वर्ष। अच्छा, चित्रलेखा बनाने में 3 वर्ष लग गया। भूले बिसरे चित्र क्योंकि भूले थे ना, तो याद करते करते 3 वर्ष लग गया। और टेढ़े मेढ़े रास्ते से भगवती के चरण में जाना ही है। आखिरी दाव लगा देंगे हम भगवती के चरण में जाने के लिए, आखिरी दाव लगा देंगे। अपने खिलौने, फिर भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई। भूले बिसरे चित्र मैंने याद नहीं आ रहा है, चित्रलेखा बनाना है ना, तो भूले बिसरे चित्र वह फिर नहीं आई। क्या नहीं आई? वही भूले बिसरे चित्र याद नहीं आई, तो वह फिर नहीं आई। सामर्थ्य और सीमा जितना सामर्थ्य है और सीमा है उस हिसाब से तुम चित्रलेखा बनाओ भगवती चरण वर्मा का। और टेढ़े मेढ़े रास्ते से थके पाँव हो गए। टेढ़े मेढ़े रास्ते से भगवती का दर्शन करने के लिए थके पाँव हो गए।
सच्ची सीधी बात, सच्ची सीधी बात यही है, सबही नचावत राम गोसाई। यानी सच्ची सीधी बात यही है कि सबको नचाने वाले राम गोसाई हैं। तो सबही नचावत राम गोसाई। प्रश्न और मरीचिका, यह एक प्रश्न है मरीचिका। अगला आगे देखते हैं। जबकि बाढ़ भट्ट का कौन कौन सा है? आत्मकथा, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, नहीं इनके 1000% दे दी की है। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, मुनरवा तथा अनाम दास का पोथा, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि। तो सूरदास जो है रंगभूमि में का है। सूरदास प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। रंगभूमि का हिंदी रूपांतरण 1925 ईस्वी में उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती से किया है। इस उपन्यास के अन्य पात्र सोफिया, भरत सिंह, शुभांगी और जाह्नवी हैं। सेवा सदन 1918 ईस्वी की है। इसमें पात्र सेवा सदन में सुमन, गजाधर, शांता इत्यादि। कर्मभूमि 1932 की है। कर्मभूमि 1932 की है। इसमें अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा इत्यादि हैं। और प्रेमाश्रय ये 1922 की। इसमें प्रेम शंकर, मनोहर, दुखरन, भगत इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो पीली आंधी कहाँ आती? खेत में आती है। प्रभा खेतान, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। तो कमलेश्वर का कौन सा नहीं है? तो जो चौखट है ये द्रोड़ वीर कोहली का है और पीली आंधी प्रभा खेतान की है। कितने पाकिस्तान और डाक बंगला ये कमलेश्वर का है। कमलेश्वर का एक काली आंधी भी है। देखते हैं व्याख्या। चौखट एवं पीली आंधी उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। चौखट के लेखक द्रोणवीर कोहली व पीली आंधी की लेखिका प्रभा खेतान है। डाक बंगला, कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर के उपन्यास है। और काली आंधी 1974 ईस्वी में कमलेश्वर का एक अन्य उपन्यास है। नोट करके देखिए क्या लिखा गया है। आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, जबकि विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके सही कूट का चयन करना है। श्यामा स्वप्न, नरेंद्र मोहिनी, मायाविनी और पृथ्वीराज चौहान ये रचनाएं हैं। तो कौन किसका है देखते हैं। तो देखते हैं श्यामा स्वप्न किसका है? ये ठाकुर जगमोहन सिंह का है। और नरेंद्र मोहिनी किसकी है? देवकीनंदन खत्री की है। मायाविनी किसका है? ये गोपाल राम गहमरी का है। और पृथ्वीराज चौहान बलदेव का है। तो एक का तीन और 2 का 1, यही ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं व्याख्या। श्यामा स्वप्न ये ठाकुर जगमोहन सिंह की है। नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री का, मायाविनी गोपाल राम गहमेरी का, पृथ्वीराज चौहान ये बलदेव प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, दहेज प्रथा या अंग्रेजी राज्य। तो ये कृषक जीवन है। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? कृषक जीवन। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार कृषक जीवन है। प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण वरदान में है। दहेज एवं अनमोल विवाह की समस्या का चित्रण निर्मला में है। अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों का चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण ये रंगभूमि में है। ये सभी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। यानी गोदान में क्या है? इसका मुख्य कथा का आधार क्या है? कृषक जीवन। और वरदान में क्या है? प्रेम विवाह। और निर्मला में क्या है? दहेज एवं अनमेल विवाह है। और रंगभूमि अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों के चरित्रहीनता का विश्लेषण किया गया है रंगभूमि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, अमृत और विष, बूंद और समुद्र। तो अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है बूंद और समुद्र। ये 1966 की है, बूंद और समुद्र। व्याख्या देखते हैं। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास बूंद और समुद्र है। इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। बूंद और समुद्र, विष और अमृत का मुझे 66 याद है, सॉरी।
वो विष और अमृत है अमृतलाल नागर का, वो उसका समय बता दी मैं गलती से, 1966 की है। और ये इनका जो है 1956 का है। बूंद और समुद्र 1956 का है। बूंद और समुद्र 1956 का है। विष और अमृत 1966 का है, वो अमृतलाल नागर का था। विष और अमृत, एक मिनट, विष और अमृत, चलिए, विष और अमृत जो 1966 की है इनकी, और बूंद और समुद्र 1956 की है। इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारत के विभिन्न छवि का चित्रण है। किसमें? बूंद और समुद्र में। विष और अमृत का प्रकाशन 1966 ईस्वी में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है। किसमें? अमृत और विष में। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है। एकदा नैमिषारण्य, ये 1972 ईस्वी की प्रकाशित आचार्य भार्गव सोमहूति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। मानस का हंस 1972 का है, और ये प्रकाशित तुलसीदास के जीवन एवं व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास है। तो पूछा जा सकता है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास जो है ये तुलसीदास के जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित है? तो मानस का हंस 1972। ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं? वृंदालाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, रांगे राघव। तो वृंदालाल वर्मा हो जाएंगे। तो अमरबेल कहाँ है? वृंदा में। बेल, बेल ये लता होता है ना, तो हर जगह होता है लेकिन जो वृंदा में बेल है वो अमरबेल है। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यास कौन कौन है? विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुम्हार, माधवजी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। तो कौन सा है कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा या चारुचंद्र लेख? तो ये अनामदास का पोथा जो है ये उपन्यास का संबंध औपनिषदिक युग से है। अनामदास का पोथा उपन्यास की कथा वस्तु औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। इसकी रचना 1976 ईस्वी में छांदोग्य एवं बृहदारण्यक के आधार पर हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल और गोपाल राम गहमेरी। तो गोपाल राम गहमेरी जो है व्यक्तिवादी उपन्यासकार की परंपरा में नहीं है। तो गोपाल राम क्या है? जासूसी उपन्यासकार है ना गोपाल राम गहमेरी। और देवकीनंदन खत्री कौन से उपन्यास हैं? वो तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यास है। और इन्हें ही हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। किसे? गोपाल राम गहमेरी को। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में गोपाल राम गहमेरी नहीं है, बल्कि ये जासूसी उपन्यासकार हैं। इन्हें हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून आदि। शेष व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में है, यानी भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क और रामेश्वर शुक्ल अंचल ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं श्रद्धा राम फुल्लौरी, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? श्रीनिवास दास। और कौन सा उपन्यास है? परीक्षा गुरु, जो 1882 ईस्वी में है। व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास हैं। उन्होंने परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा है। श्रद्धाराम फिलौरी कृत उपन्यास भाग्यवती को डॉक्टर विजय मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। तो डॉक्टर विजय मल्ल ने किसे प्रथम उपन्यास माना है? तो भाग्यवती किसकी है? श्रद्धाराम फिलौरी की है। तो भाग्य श्रद्धा राम पे रखो, भाग्य बदल जाएगी। फिर किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास कौन कौन है? अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी।
लवंग लता व आदर्श बाला। प्रेमचंद्र के उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, गोदान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। हरिया हरकुलिस की हैरानी, कसब, सोना माटी या कौन हूँ मैं। तो मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है सोना माटी। सोना माटी इनकी नहीं है। सोना माटी क्या है, विवेकी राय का है। व्याख्या देखते हैं। सोना माटी 1883 ईस्वी में मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। यह विवेकी राय का उपन्यास है। इसमें गाजीपुर बलिया के बीच करेल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। हरिया हरकुलिस की हैरानी, कसब, कौन हूँ मैं मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। हरिया हरकुलिस की हैरानी 1994 ईस्वी में कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। कसब, कसब क्या जाने 1987 ईस्वी में एक प्रेम कथा है। कौन हूँ मैं 2006 ईस्वी में प्रसिद्ध भूवाल सन्याल के केस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है। उपन्यास और उपन्यासकारों का एक युग्म अशुद्ध है। काला पहाड़, भगवान दास, मोरलवाल। तो अशुद्ध कौन है ये बताना है। तो काला पहाड़ भगवान दास मोरलवाल का है। अंधेरे के जुगनू ये रांगे राघव का। वे दिन निर्मला वर्मा का है। वे दिन। करवट ये राजेंद्र यादव का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। करवट जो है अमृतलाल नागर के हैं। उपन्यास और उपन्यासकारों का अशुद्ध युग करवट राजेंद्र यादव का है। इसके शुद्ध युग में इस प्रकार है। करवट अमृतलाल नागर का है। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव का है। काला पहाड़ भगवान दास मोरलवाल का है। वे दिन निर्मला वर्मा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद्र के संबंध में उक्त कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र का या डॉक्टर विलास राम का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नगेंद्र का। तो ऑप्शन नंबर सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रेमचंद्र शताब्दियों में पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद्र के संबंध में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है। सुनीता हरीश, अंधेर बंद कमरे नीलिमा हरवंश, दादा कामरेड रेखा प्रसन्न। अच्छा पात्र बताना है। पात्र बताना है कौन सा युग्म सही है इसमें। तो ये गलत है। दादा कामरेड में रेखा हरिप्रसन्न नहीं है। नदी के द्वीप में शैला भुवन भी नहीं है। सही कौन है। सही है अंधेरे बंद कमरे, ऑप्शन नंबर बी। ये नीलिमा और हरबंश इनके पात्र हैं। उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का सही युग्म बंद कमरे नीलिमा हरबंश होगा। बंद कमरे में अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा हरबंश होगा। विकल्प में दिए गए अन्य उपन्यासों के पात्र इस प्रकार हैं। सुनीता में है सुनीता श्रीकांत हरिप्रसन्न सत्या। नदी के द्वीप में है भुवन गौरा रेखा चंद्र मोहन। दादा कामरेड में हरीश शैला यशोदा अख्तर राबर्ट आदि। अनाम दास के पोथा में जबाला रितंभरा रितु रिजुका रैक्वा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास और उसके प्रमुख पात्र ये परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है। लखनऊ, बनारस, दिल्ली, आगरा, मेरठ। तो ये दिल्ली की है। लखनऊ बनारस घाघरा कहीं मिलेगा ऐसे है ना। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है। तो सी दिल्ली की कथा है। दिल्ली जाओ बम्बई जाओ चाहे जाओ आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। तो परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर के रईस की कथा है। परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर के रईस की कथा है। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की कृति है। इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को क्या कहा। अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है और इसका रचनाकाल आप लोग को पता ही 1882 में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में मिलता है। सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, गोदान या कर्मभूमि। तो ये गोदान में मिलता है ना। लिव इन रिलेशनशिप। बताइए
1936 की बात है। और लिव इन रिलेशनशिप अब ये चला है। और प्रेमचंद्र के ज़माने में भी लोग रिलेशनशिप में रहते थे। तो ये गोदान का ही बात है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं पूरा व्याख्या आराम से। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था को संकेत प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास में मिलता है। हिंदी कथा साहित्य में लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा गोदान उपन्यास में मालती व मेहता के मध्य देखा जा सकता है। प्रोफेसर मेहता और मालती व मेहता दोनों ही शिक्षित हैं तथा समाज को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं, किंतु वह दोनों विवाह के बोझिल बंधन में बंधना नहीं चाहते। लिव इन रिलेशनशिप की तत्कालीन रूपरेखा मालती के इस कथन में देखी जा सकती है। नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, प्रेमा, मंगलसूत्र जो है ये अधूरा है। मंगलसूत्र भी 1936 की ही है। इसको पूरा किया है इनके पुत्र ने 1948 ईस्वी में। और बाद में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। जो प्रेमा उपन्यास है वो बाद में प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मंगलसूत्र को किसने पूरा किया है। और आप लोग बताते नहीं हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं अगले वीडियो में आप लोगों का नाम लूँगी जो कोई भी आंसर देगा। अगला क्वेश्चन है लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? हिंदू महासभा वालों और मुसलमानों के लिए, आर्य समाजियों और कम्युनिस्टों के लिए, हिंदू और सिखों के लिए, कम्युनिस्टों और मुसलमानों के लिए, सिखों और मुसलमानों के लिए। तो ये सिखों और मुसलमानों के लिए क्या है? लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। तमस उपन्यास विधा कृति है और इसके रचनाकार भीष्म साहनी हैं। तमस में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन हुआ है। इसका रचनाकार 1973 ईस्वी में है। भीष्म साहनी जी के अन्य उपन्यास कौन कौन हैं? झरोखा, तमस, कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोफर। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तमस का कौन सा पात्र कथनी करने में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तमस का कौन सा पात्र कथनी करने में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? शंकर, जनरैल सिंह, मेहता जी, कश्मीरी लाल, मास्टर रामदास। तो ये कौन से हैं? कश्मीरी लाल हैं, जो तमस उपन्यास के पात्र हैं, कथनी करने में समान होने की विडंबना व्यक्त करते हैं। कश्मीरी लाल, तमस में कश्मीरी लाल कथनी करने में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। तमस उपन्यास भीम साहनी द्वारा रचित है। इस उपन्यास में भारत विभाजन के समय की स्थिति का अंकन है। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहे हैं? कमला को, स्नेहमयी, मंगला, ममता, लक्ष्मी। तो ये ममता को कहे हैं। व्याख्या देखते हैं। मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी ममता को कहा है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, बामन दास, विश्वनाथ, रामकृपाल सिंह, कमला, ममता, फुलिया आदि। रेणु के प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, पढ़ती परी कथा, दीर्घतपा, जुलूस 1965 के, कितने चौराहे 1966 के, और पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। तो राम रतन राय जो है इनका अधूरा उपन्यास है रेणु जी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? पुड़िया की प्रकृति, प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता या सांप्रदायिक विद्वेष। तो ये सांप्रदायिक विद्वेष जो है मैला आंचल का चित्रण नहीं है। रेणु के उपन्यास मैला आंचल में सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है।
महिला आंचल पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इसमें पूर्णिया की प्रकृति, डॉक्टर प्रशांत और कमला का प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता आदि का चित्रण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं पारखी, केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला, सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील, निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी, सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील है। तमस जिला में मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न विशेषता नहीं है, तो यही नहीं है, बाकी सभी हैं। देखते हैं व्याख्या में। तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न से सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील होना ये विशेषता नहीं है मजिस्ट्रेट की, जबकि यानी विकल्प सही है। तमस भीष्म साहनी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं और इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ है। तमस उपन्यास 1975 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि तमस का प्रकाशन पूछा जाएगा तो 1973 में, और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तमस को, भीष्म साहनी को, तमस के लिए 1975 में, 2 साल बाद। और इस उपन्यास पे 1986 ईस्वी में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन पर धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई है। अच्छा, तमस पे फिल्म भी बना है, तो किसने बनाया है? 1986 ईस्वी में गोविंद निहलानी ने बनाया है। तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947 5 दिन का घटना क्रम के समय में पंजाब के जिले को परिवेश के रूप में लिया गया है। तमस में आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियाँ लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में चित्रित किया है। इस उपन्यास के अन्य पात्र कौन कौन हैं? वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नत्थू, लीजा, जनरैल सिंह, नारायण आदि। इनके अन्य उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी है, तो कौन है? रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान। तो प्रेमाश्रम और रंगभूमि नहीं, कर्मभूमि है, सॉरी, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, ये क्या है? रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन का बृहत्त्रयी है, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान ये उपन्यास हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी है। इन उपन्यासों के लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन का प्रवर्तन किया है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।